अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे पनामा केस की आज दूसरे रोज समात। वजीर आजम के वकला की जानिब से अदालती सवालात के जवाबात दाखिल करा दिए गए। वजीर आजम के सरकारी ओहदों के अदवार की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट में जमा। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के ये बताना होगा कि सरमायाकारी कतर में की गई और तो जायदाद लंदन में कैसे बनी। और नईम बुखारी की इस्तदा भी सामने आई कि कतरी खत मुकम्मल तौर पर फ्रॉड है। अदालती हुक्म कि 2006 से कबल फ्लैटों की मिल्कियत के सबूत तहरीक इंसाफ के जिम्मे है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी बिजली बहरान की असल वजह क्या और जिम्मेदार कौन, माजी की गलतियां या गलत पॉलिसियां, क्या पाकिस्तान बिजली के बहरान पर काबू पाने की सलाहियत नहीं रखता। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे चीफ जस्टिस का पहला सो मोटो एक्शन, कमसिन मुलाजमा तशद्दुद का शिकार, तशद्दुद या नाजायज दबाव, गरीब की आवाज़ और इंसाफ के तकाजे। नज़ीम, पनामा केस की पहली हियरिंग में कई सवालात उठाए गए। आज दूसरी समात थी, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सलीम मेरे साथ मौजूद हैं, अयाज अमीर, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज साहब, आज की समात पर क्या तबसरा करेंगे आप? देखिए, ये एक्साइटमेंट तो रहेगी। अब हियरिंग हो रही है और शाम को ख़बरों की जीनत और हेडलाइंस यही बनेंगे और जो रिमार्क्स होंगे, लेकिन एक सिमत में ये केस जा रहा है। और नई बुखारी के हमने आर्गूमेंट्स पहले भी हम सुन चुके हैं, तो उनमें कुछ नई चीज़ें हैं, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पे वही जो उनका इस्तदा है, जो उनके दलाइल हैं, वही हैं कि फ़्लैट्स कहाँ से आए और कतर और ये और कतरी शहज़ादा जो है वो ख़त जो है अफसाना है और फलाना, जो बहुत सारी राय है कि वो वाकई एक अलफ लैला की कहानी थी जो कतरी शहज़ादे ने दी। लेकिन कुछ पॉइंटेड जो हैं चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने दी हैं। एक जो उनसे इसका नहीं मुझे समझ आ रही कि इससे निकलेगा क्या, कि जी आपके कौन कौन से ओहदे रहे हैं। अब वो कैसे मवाजना करेंगे कि आपने जब फाइनेंस मिनिस्टर थे 81 में, फिर 85 में चीफ मिनिस्टर, फिर 90 में आप प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो कहाँ से वो जो जायदादें आई और कहाँ से, हालांकि शरीफ ख़ानदान का जो सन्नती इनकलाब है ये शुरू होता है जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे 1981 में। पहले उनके पास एक फाउंड्री थी जिसका वो बहुत कहते हैं कि वो नेशनलाइज कर ली थी वो भुट्टो साहब ने, लेकिन 81 के बाद तो जैसे वो एक लाइन नहीं लग जाती बल्कि एक दौड़ लग जाती है, फैक्ट्री पे फैक्ट्री, फैक्ट्री पे फैक्ट्री। और इनकी इत्तेफाक फाउंड्री जो है शुगर मिल्स जो है प्लांट बनाती थी। तो ऐसे हालात तब पैदा किए गए थे, ख़ास तौर पे जब ये चीफ मिनिस्टर थे, कि जो और कोई शुगर प्लांट लगाए वो भी इन्हीं से प्लांट ख़रीदे। और फिर जो आसानियाँ बैंक के कर्जा जात में पैदा होती थी वो भी उन्हीं को, जो कि इनके। तो एक डूबा हुआ जो सनत, डूबी हुई सनत थी जो इतनी अच्छी नहीं कर रही थी, वो एकदम जो है वो बिल्कुल फ्लरिश करने लग पड़ी। लेकिन ये मानते नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा पता नहीं 1930 से 1935 से कब से वो कारोबार था, क्या है। लाहौर के लोगों को पता है कि वो कारोबार क्या थे। और वो ब्रांडरेथ रोड और गवाल मंडी के नाम लेकर उनके हवाला जात जो है लाहौर में आप जाएं तो आपको बहुत मिल जाते हैं। लेकिन कैसे वो मवाजना होगा, क्या है। पर एक जो PTI पे जो है, और बात भी ये भी कल की हेयरिंग में कहा गया था कि आपका केस ये बनता है कि 2006 से पहले फ्लैट्स जो हैं वो किसके थे। अब हम सबको पता है कि जब मीटिंग्स थी होती तो उन्हीं फ्लैट्स में थी होती, जब लंदन में थे, जब बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं डॉक्टर साहब वो मुशर्रफ के दौर में जब मुलाकातें थी होती, लंबी लंबी नशिस्तें, कईयों में रफ़ी साहब के गाने गाए जाते थे, तो वो सारे के सारे इसी ये जो मुकद्दस वो जो एवन हाउस जो है वहाँ पे, एवन फील्ड जो है वहीं पे थे होते। पर ये साबित करना कि मलकियत किसकी थी, और हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये ऑफशोर कंपनी से जो आप वो करते हैं, इसका मकसद ही है कि आप वो छुपाएं, ज़राए और रास्ता और ट्रेल जो है आप छुपाएं। लेकिन ये एक्साइटमेंट चलती रहेगी जब तक ये हेयरिंग है। देखिए, आज तीन बातें, बेसिकली तीन उन्वान थे जो मैं समझा हूँ अदालत की कार्रवाई के दौरान।
बात वही फ्लैट थी और दो बुनियादी सवाल जो हम 8 महीने से जिनका जिक्र कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं कि जरिया सोर्स क्या था उन पैसों का और पैसों की पगडंडी, वो मनी ट्रेल क्या थी कि वो पॉइंट ए से वो पॉइंट बी तक पैसा कैसे पहुंचा। मामला अभी तक वही है, 0 पॉइंट में वहीं पे बैठे वहीं पे हैं। लेकिन आज उन्होंने बात पहले हाफ पे सब हो रही थी कतरी ख़त के हवाले से, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, उसके मुतल्लिक कहा जा रहा था, पूछा जा रहा था कि उसको क्यों निकाल दिया जाए, क्यों ना निकाला जाए। दूसरे हाफ में इंटरव्यू के ऊपर जो तजादात थे उनके ऊपर बहस हुई और फिर आखिरी बहस वो हुदैबिया के हवाले से हुई कि वो पैसा जो 34 मिलियन था या 29 मिलियन था या 37 मिलियन था, वो बेशुमार पैसा था। कहा यह जा रहा था कि आज जज साहब ने कहा कि पहले तो हम सिर्फ वो 4 फ्लैटों की और $1 मिलियन की बात कर रहे थे और अब ये पता नहीं 34 और 37 मिलियन डॉलर का मामला शुरू हो गया। तो वो तीन बातें हो रही थीं कतर के ख़त के हवाले से, इंटरव्यू के तदादात के हवाले से। लेकिन अयाज साहब, मैं सोचता ये हूँ कि अब जो मुस्तकबिल है, अब देखिए ये इस केस का नतीजा जो निकलेगा, जब फैसला निकाला जाएगा तो पाकिस्तान में एहतसाब का क्या मुस्तकबिल होगा, एक वो डिटर्मिनेशन की जाएगी। पाकिस्तान में सियासी सिमत क्या होगी, वो सियासत और करप्शन का गठजोड़ या वो तोड़ सकेंगे या नहीं तोड़ सकेंगे। फिर मुस्तकबिल के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब की अपनी सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा। तो इस अदालती फैसले के ऊपर बेतहाशा पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो मैं समझता हूँ कि वो उसका इन्हिसार है उसके ऊपर। सर, उसमें यह है कि बहुत सारी ड्रामाई चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन जूं की तू सूरत हाल भी रह सकती है। अब हम कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकते। अच्छा सब, मेरी एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। आज जैसे कतरी शहजादे के ख़त को फ्रॉड कहा नईम बुखारी ने, तो उस पर जो अजमत सईद खोसा साहब हैं उन्होंने कहा कि अगर आप इस ख़त को निकाल देंगे तो ये आपके काम भी नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है? क्या वज़ीर आज़म के बच्चों के जो मेन लाइन ऑफ डिफेंस है वो ये ख़त ही है? देखिए, उनका जो है, देखिए उन्हें सबूत देना है कि हमारे पास वो फ्लैट्स कहाँ से आए, ऑफशोर कंपनीज कहाँ से आई। वो उन्होंने सारा बार जो है कतरी शाही ख़ानदान पे डाल दिया है कि वहाँ पे कोई ऐसा मौजज़ाना ये तजारत कर रहे थे, जो इतने दिरहम जो है वो दिए गए तो उससे इतना पैसा आया कि वो जाके फिर उन्होंने फ्लैट्स और ऑफशोर अकाउंट्स वो ये कर रहे थे साथ साथ। लेकिन 2006 में जब मियां मोहम्मद शरीफ वफ़ात पा चुके थे तो उस ख़त में यह है कि तब हमने सारा कुछ दे दिया, हुसैन नवाज के नाम कर दिया। मतलब है कि इनके पास जो एक नुक्ता है, जो एक तारीख़ है शरीफ ख़ानदान के पास, वो 2006 है। 2006 के बाद वो बता सकते हैं कि ये हमारी मलकियत, ऑफशोर अकाउंट्स मरियम के नाम में हैं या नहीं हैं, पर ऐसे हैं। जो आड़ ली गई है कतरी शहजादे से कि 2006 से पहले की जो कार्रवाई है वो उस खत में कि उसके ऊपर हम सब डाल दें। अब ये डॉक्टर साहब उस पर है, डिपेंड करता कि जज साहिबान उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि अब तक मियां नवाज शरीफ और उनके जो ख़ानदान है कतरी शहजादे से बड़ा कोई और गोला वो चला नहीं सकता। ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद जो एक हमने इंट्रो में अपने बात की थी कि 2006 से पहले जो जायदाद है या जो फ्लैट्स की मिल्कियत है वो उसके सबूत फराम करना तहरीक इंसाफ का काम है, जबकि इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि सबूत देना हमारा काम नहीं, हमारा काम तो निशानदेही करना, ये काम तो इदारों का है। तो अब इदारे इस पर किस तरह काम करेंगे, इस पर बात करेंगे ब्रेक में। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि कौमी अहमियत का हामिल पनामा केस की दूसरी समाअत हुई है और कुछ सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी किए गए और कुछ सवालात नवाज शरीफ और उनकी फैमिली से भी किए गए। अयाज साहब, मैंने ब्रेक से पहले बात की थी कि जैसा कि अदालती हुक्म आए कि 2006 से पहले जो फ्लैट की मिल्कियत है उसका सबूत जो है वो तहरीक इंसाफ को देना है, और आज वाज़े तौर पर वो कह चुके हैं सबूत हमारा काम नहीं है, ये कौमी इदारों का काम है। फिर तो बात वही आ गई। देखिए ना बात फिर वो कैसे आएगा। ये तो सबको पता है कि वहाँ पे फ्लैट्स हैं, तादाद उनकी पता है। ये भी पता है कि ऑफशोर कंपनीज जो है उसके कवर में उनकी मिल्कियत है। साबित करने वाली बात है कि उस ऑफशोर कंपनीज के बेनिफिशियल ओनर्स कौन है। नाम तो नेस्कॉल, नीलसन,
कोई एक आध और भी है, लेकिन उसके बेनिफिशियल ओनर्स कौन है? ये अब तक जो तासुर दे रहे हैं और ख़ास तौर पे जो इनसार कर रहे हैं कतरी शहजादे के ख़त पे, वो तो ये है कि ओनरशिप जो है वो जॉइंट थी, हमारी भी थी और वो कतर वालों की भी थी, और ये हमारी मिल के मुश्तरका मिल्कियत थी, और फिर 2006 में बंटवारा हुआ और हमें ये मिल गया। लेकिन जब वो आए कि जी नीलसन नेस्कॉल के ओनर्स हैं इन फ्लैट्स के ऑफशोर कंपनीज, उसके ओनर कौन है? देखिए ना, वो एक जामन तो आ गया, लेकिन जामन का जामन कौन है? यहां पे नुक्ता जो है इस केस में वो ये होगा। अब आया वो प्रूव कर सकते हैं कि 2006 से पहले ये कोई नहीं कह रहा कि मिल्कियत किसी अमेरिका वाले की थी या कनाडा वाले की थी। ये कोई बहस नहीं है। बहस है कि नीलसन नेस्कॉल ओनर थे, ये ऑफशोर कंपनीज हैं जो पता नहीं कब बनी थी, और अपोजिशन वाले कहते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं कि ये तो जी 93-94 से यहां पे थी, पर इनको छुपाने के लिए ही ऑफशोर कंपनीज को सामने रखा गया। जो मिल्कियत कबूल की गई है, जैसे कि आज द गार्जियन का हवाला भी दिया गया कि बेगम कुलसूम ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ था और जो उनके बेटे ने 1999 में दिया था, हुसैन नवाज ने जो दिया था, उस स्टेटमेंट को किस तनाजुर में देखेंगे? उनका ये है कि तालिब इल्म है, तालीम इसने करनी थी तो हमने फ्लैट ले दिए। वो जो हसन नवाज हैं वो कहते हैं कि मैं ऑन अ रेंट बेसिस यहाँ पे रह रहा हूँ और हर सहमाही या शिशमाही वो किराया जो है वहाँ से आता है, पाकिस्तान से आता है। तो वो ये कह रहे हैं, उससे ये हतमी प्रूव नहीं होता। वो देखिए ना, आपको यहाँ इस केस में चाहिए स्मोकिंग गन, कि जिससे धुआं निकल रहा हो, वो पिस्तौल आपको चाहिए, वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो पिस्तौल तभी मिल सकता है कि आप कहें ये देखें जी 95, 96, 97 में ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कहते हैं कि नेल्सन नीस्कॉल के पीछे मालिकान ये है। वो अभी तक किसी के हाथ, धुआं तो पूरे पाकिस्तान में छाया हुआ है, धुआं सारे पाकिस्तान में है। वो पिस्तौल, बंदूक का पिस्तौल का धुआं, वो गुलेल नहीं मिल रहा। सब वक्फे के दौरान एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ नईम बुखारी के दरमियान में और मोहम्मद ज़ुबैर जो हुकूमती स्पोक्समैन भी हैं और वजारत का भी मिनिस्टर लेवल भी है, उनके दरमियान में एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ। ज़ुबैर साहब से नईम बुखारी साहब ने कहा कि ज़ुबैर आप पैदाइशी संजीदा हैं या किसी वजह से, मतलब आप संजीदा क्यों रहते हैं हर वक्त इतना? और उसके बाद नईम बुखारी साहब ने मरीम औरंगज़ेब के सर पे हाथ भी रखा और उनको अपनी बेटी भी कहा। नईम बुखारी साहब ने जवाब दिया कि मैं काम ईमानदारी से कर रहा हूँ और फ़ैसला जो भी हो अल्लाह बेहतर जानता है, ये नईम बुखारी साहब कहते हैं। और फिर ज़ुबैर साहब उनको कहते हैं कि आपकी यही अदा तो बहुत अच्छी है, हमें अच्छी लगती है। आज जो सबसे ज़बरदस्त सेंटेंस जो मैंने सुना अदालत से निकलता हुआ, वो जज साहिबान की तरफ से था कि हम सब सच जानना चाहते हैं। ये वही वाली बात जो हम पहले कर रहे थे कि ये इंक्विजिटोरियल केस चल रहा है, यहाँ वकला और जज हजरात सब मिल के सच को बाहर निकालना चाह रहे हैं। अब वो सच किस तरह बाहर निकलना है? आज की कार्रवाई में जो जस्टिस गुलजार साहब हैं उनका फोकस कतरी ख़त के ऊपर ज़्यादातर रहा। जो जस्टिस अजमत सईद साहब हैं उनका मनी ट्रेल के ऊपर बड़ा फोकस रहा और मनी ट्रेल के ऊपर वो सवालात भी पूछते रहे और दोनों साइडों से पूछते रहे। पीटीआई के वकील को उन्होंने कहा कि बातों से काम नहीं चलेगा, कोई शवाहिद भी लेके आओ। और वहाँ पे उन्होंने PMLN वालों को पूछा कि ये भी बताना होगा कि सरमायाकारी कतर और जायदाद आपने लंदन में ले ली। जस्टिस खोसा साहब का इंटरव्यूज़ में जो तजादात चल रहे थे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहा। तो ये तीन बड़ी चीज़ें आज अदालत ने कवर की। देखिए ना, एक तो चीज़ ये हो सकती है कि हुकूमत जो बेंच जो है, बेंच का भी आप बताइए और दो टोक अंदाज से ये कहे कि कतर से क्या पैसे हैं और हमें बताएं कौन सा बैंक ड्राफ्ट हुआ है, क्या हुआ है, कुरियर हुआ है, क्या चीज़ हुई है, आप बताएं। इस पे केस डिपेंड भी कर सकता है। ये भी कह सकते हैं कि देखिए नेस्कॉल नीलसन की मिल्कियत थी, आप हमें डॉक्यूमेंट्स दें। ये तो कोई नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा कि ये पता नहीं कोई गुमनाम किस्म की जायदाद थी।
झगड़ा सिर्फ इस पे हो रहा है कि इसके मालिक, इसके फ़ायदा जिनको पहुंच रहा था, अंग्रेज़ी का जो जुमला है बेनिफिशियल ओनर, वो कौन है, अब उस पे है। अब यहाँ ये एक कागज़ ऐसे निकालें पीटीआई वाले जो लहरा के कहें कि माय लॉर्ड ये देखे मिल गया है। तो सर ये जो 40 सफ़ात पे जो एविडेंस जमा कराए गए हैं उसमें ये बेनिफिशियरी ओनर में मरियम नवाज साहब का नाम, साहिबा का नाम नहीं है? ऐसी ईमेल्स हैं जो उनसे पूछा जा रहा है, सर्टिफाइड तो है ना? नहीं, सर्टिफाइड की बात नहीं, उससे वो पूछा जा रहा है कि ये वो आपस में वो जो है वो जो लॉ फर्म है वो जो फोंसेका, लेकिन वहां पे कहा जा रहा है कि ये बेनिफिशियल ओनर है, एक फर्म दूसरी फर्म को लिख कह रही के है दे रही है कि ये है। अब वो क्या उसको मानते हैं ये नहीं। कल भी हमने कहा था कि सारी दुनिया जानती है कि इस केस की असल नौयत क्या है, पर अदालत में सिर्फ जो है एक अमूमी तासर को लेके। सर मामला सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का भी है ना, शायद इस वजह से भी हर चीज को, वो जो आप कह रहे थे ना कि वो पहले कहाँ से वजीर प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर तो यहाँ पे बहुत आए हैं जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वो आप जिनकी तरफ इशारा करें वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में थे और वो उनका ताल्लुक किसी और जमात से था। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का जो हशर हुआ, मौलाना कौसर नियाजी कहा करते थे ये जुनेजो के टाइम पे कि हमें एक कब्रिस्तान अलहदा बनाना चाहिए साबिक वजीर आज़मों के लिए इस्लामाबाद में। यहाँ पे उनकी कैजुअलिटीज, उनमें भी तफरीक करनी पड़ेगी, पीपल्स पार्टी के अलग और अलग। ये तो बाद में आए हैं, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने कहा था कि एक जो बाकी यहाँ 1-2 कब्रिस्तान हैं तो एक मुख्तस किया जाए साबिक वज़राए आज़म के लिए। तो वो तो सिटिंग प्राइम जो मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं आजकल PMLN के स्पोक्स पर्सन वगैरह, उनमें कुछ दम नज़र नहीं आता, कोई सब्सटेंस नहीं है। यानी कि बार बार ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, बार बार ये कहा जाता है कि कौम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अब मालूम नहीं कौम को बेवकूफ़ कौन बना रहा है। मैं नहीं समझता हूं कि 20 करोड़ पाकिस्तानियों को कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मैं तो समझता हूं बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, बहुत चीज़ों के नाम पे बनाया जा सकता है, पर यह आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सिवाय जारहाना अंदाज उसके और इनके पास कुछ नहीं है। अब ये तीनों जो अशखास जो फ्रंट में हैं, दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, मोहम्मद ज़ुबैर, ये तीनों बेवकूफ़ नहीं है, ये इंटेलिजेंट आदमी है। मुझे यकीन है कि जब ये अकेले में बैठते होंगे तो ये भी छाती पे हाथ देंगे, यार असी कहिए की कहने को कुछ इनके पास है नहीं सवाए वो जारहाना अंदाज। कौम का टाइम इमरान खान वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नाकाम पहले हुए थे तो इसमें भी नाकाम होंगे, और ये खान साहब को तो और कोई पता ही नहीं है, वो उनका उसके सिवा वो नहीं कह रहे। अच्छा देखिए, अदालती फैसले 3 मुमकिन फैसले हैं, चौथा तो कोई नहीं हो सकता। एक ही हो सकता है कि वो कहें पिटीशन बरतरफ कर दी, डिसमिस कर दी, इसमें कोई जान नहीं नजर आई, या वो कहें कि हमने ये एक्सेप्ट कर ली, और या वो ये कहेंगे कि हम कमीशन बना रहे हैं, अभी जितना मवाद हमारे पास है हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। इन 3 के अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी मुझे नजर नहीं आती। बस ये है देखिए ना, पर जब अगर वो कमीशन बन गया तो इसका मतलब है फिर सारा वो दम और शोर जो है वो फिर एक और दायरे में चला जाएगा। ठीक है, जो है उसकी शिद्दत है वो नहीं रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं अयाज साहब। अब देखते हैं, कल भी समात है, यकीनन बातों से काम नहीं चलेगा, सबूत भी देने होंगे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे बिजली बहरान के हवाले से कि वजूहात क्या थी और जिम्मेदार कौन रहा, और जो हमारी गलतियाँ थी वो हमारी गलतियाँ थी या गलत पॉलिसियों पर अमल दरामद होने की वजह से हम आज इस हाल में कि हमें बिजली बहरान का सामना है। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और एक वक्त था जब वापडा में सलाहियत भी थी और वापडा आज़ाद भी था, और हमने देखा था कि मेगा डैम भी बने थे, ये 60 की दहाई। लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह का हमारे 80 की दहाई के बाद कुछ बिजली बहरान इतना संगीन हो गया। उसकी वजूहत क्या रही? एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल यूनुस धागा साहब ने, जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी है, उन्होंने लिखा है। अयाज साहब, आपने जब इस आर्टिकल का हवाला दिया था और हमने पढ़ा तो बड़े मेन पॉइंट उन्होंने एड्रेस किए जिसको हम अक्सर डिस्कस करते हैं। ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसके आने के बाद से बिजली बहरान ज़्यादा एक तो मैंने वो एक तो है कि बड़ा लिखा हुआ अच्छा है, जो हाजिर सर्विस सेक्रेटरी साहिबान होते हैं उनका बड़ा वो घिसा पिटा वो स्टाइल होता है। तो मैंने पहले तो यही देखा, लेकिन जब देखा तो बड़ा वो मैंने इतना क्लियर एक्सपोजिशन जो है हमारा पावर क्राइसिस मैंने नहीं पढ़ा। बिल्कुल उन्होंने वो जामे तौर पर कर दिया है। और वो कहते हैं कि 1990 की दहाई में
बाहर इमदाद देने वालों, जो डोनर्स जिन्हें हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उनके ज़ेर असर जो हमारे सरकारी मईशतकार थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये प्रपोज़ किया जी कि इस सेक्टर को रिफॉर्म किया जाए, इसमें इस्लाह लाई जाए। और इन्होंने जो एक बड़ा अच्छा जो वापटा काम करता था उसको टुकड़े टुकड़े करके वो गेनको और फलाना और एसको और वो बना दिया। उससे ओवरहेड कॉस्ट्स, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है उनको चलाने के लिए वो तो बढ़ गए, लेकिन नीचे बेड़ा गर्क हो गया। और उन्होंने तब जो डिसीजन लिया कि हमने महंगे तेल से जो है वो बिजली बनानी है, उससे फिर इतना फ़र्क पड़ा कि वो डेट इतना बड़ा कि हम उससे संभल नहीं सके। और वो कहते हैं कि अब जाके 2013-14 में हमने ये किया। मेरे जहन में दो सवाल उभरते हैं। एक तो ये कि 1990 की दहाई में हुक्मरान थे कौन? या पीपल्स पार्टी थी या PML नून थी। तो फैसले तो फिर तब ये बुनियादी फैसले लिए गए जो कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी रिवर्स ना हो सके। और अब जो है वो कह रहे हैं कि एक अवेयरनेस पैदा हुई है और हम ये कर रहे हैं, लेकिन पावर क्राइसिस जो है जूं का तू अब भी है। अच्छा यार सब मेरा इख्तलाफी नोट इसके ऊपर, तारीख थोड़ी सी दुरुस्त कर लें। 1958 में हमने एक इदारा कायम किया जिसको वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता था, आम इस्तिलाह में वापडा कहते हैं उसको। वो उसका काम ये था कि अब बिजली बनानी भी उसने है, उसने डिस्ट्रीब्यूट भी करनी है, उसने ट्रांसमिशन भी करनी है। वो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड एंटिटी थी। सब काम ये एक ही इदारा किया करता था। ये इदारा 15-20 साल बड़ा अच्छा काम करता रहा। इसके दौरान डैम्स भी बनाए गए। 80 और 90 की दिहाई में एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया दुनिया में कि प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंसिंग मिलती थी और पब्लिक सेक्टर को कोई भी आलमी इदारा या प्राइवेट बैंक पैसे देने को तैयार नहीं था। आपको हमारी आबादी बढ़ रही थी, हमारा सनती शोबा बढ़ रहा था, सनती हवाले से भी बिजली ज़्यादा चाहिए थी और हमारे जो सार्फिन हैं कंज्यूमर्स उनको भी बिजली ज़्यादा चाहिए थी। अब मामला था कि बिजली घर बनाने हैं, एडिशन करनी है हमने कैपेसिटी की। वापडा को कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। बिजली घर बहुत महंगे बनते हैं और जनरली 80-20 कहा जाता है कि 80% लोन लिया जाता है और 20% अपनी इक्विटी डाली जाती है। वापडा के पास ना तो 20% था और ना वापडा को कोई 80% लोन देने को तैयार था। अब ये मामला चलता रहा, सनती ज़रूरियात बढ़ती रहीं, सार्फिन की ज़रूरियात बढ़ती रहीं और वापडा इस काबिल नहीं हो रहा था कि इजाफी कैपेसिटी ऐड करें। तो यहाँ पे फिर डोनर्स आए हमारी मदद करने के लिए और उन्होंने ये कहा कि आप इसको प्राइवेटाइज सेक्टर में लेके जाएं। प्राइवेट सेक्टर में जब बिजली घर बनाए जाएंगे तो आलमी फाइनेंशियल इदारे तैयार हैं प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए। अब वहाँ पे गलती की पब्लिक सेक्टर ने। हमें अपना जो रेगुलेटरी निज़ाम है, जो नेपरा का निज़ाम था, उसको बड़ा मजबूत रखना चाहिए था कि वो 20 करोड़ पाकिस्तानियों का मुफाद ज़हन में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर से ये काम करवाए। यहाँ पे मामला हुआ है करप्शन का, यहाँ पे मामला हुआ है नाअहली का और यहाँ पे मामला हुआ है चोरी का। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने प्राइवेट सेक्टर को क्यों दे दिया और प्राइवेट सेक्टर ने सारा काम तबाह कर दिया। प्राइवेट सेक्टर आया और उसने बेतहाशा मुनाफे उठाए बिकॉज नेपरा हमारे पास नहीं थी या फिर हमारा हुकूमती शोबे जो हैं वो उनके साथ मिलके ये काम करते रहे। आप सोचिए कि अगर मेरा एक तंदूर चल रहा है, मैं 10 नान निकालता हूं, उसमें से 4 चोरी हो जाते हैं, कभी मैं प्रॉफिट कमा सकूंगा? आप 100 यूनिट निकालते हैं, उसमें से 25% यूनिट ही चोरी हो जाते हैं। देखिए, मैं इसमें जो आपका इख्तलाफी नोट है उसमें मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। यहाँ पे हालात जो हैं पाकिस्तान के हैं, मखसूस हालात हमें यहाँ पे देखने चाहिए। हमारा जो इंडस्ट्रियल बेस बना था 47 के बाद, वो पब्लिक सेक्टर ने बनाया था। बाद में जो है फैक्ट्रीज़ वहाँ से बन के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दी गई थी। कई शोबाजात थे, टेक्सटाइल वगैरह, जिनको फेवरेबल क्लाइमेट दी गई थी और उन्होंने एक्सपैंड किया। पर बहुत हमारी जो हैवी इंडस्ट्री थी, जो मैकेनिकल इंडस्ट्री थी, हमारे बड़े डैम्स जो थे आजकल मंगला तरबेला वगैरह, वो सारा पब्लिक सेक्टर में बना।
तो हमें ये देखना चाहिए था कि हम बेहतर जो है चीज़ किस में हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि आलमी इदारे जो हैं उन्होंने सिर्फ ये पाकिस्तान के साथ नहीं किया, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अफ्रीका में भी हैं, उनकी एडवाइस ये होती है पहले आप प्राइवेटाइज कर दें, हर चीज़ को प्राइवेटाइज कर दें, हत्ता कि आप पानी जो आप पीते हैं उसकी यूटिलिटी वो भी आप प्राइवेटाइज कर दें। और उससे उनके नुस्खा जात से बहुत सारे ममालिक को, अब हमने अपने हालात देखने हैं कि हम वो प्राइवेट सेक्टर में जब जाते हैं, हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है, जो सेट है, वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो अब तो हमारे पास यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं ना, अब तो हमारे पास नताइज सामने हैं और उनको सामने रख के हम जजमेंट एक दे सकते हैं। दुनिया भर में आप देखें ना, मतलब वो अपने होम ग्राउंड को देख के जो है वो सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी वहाँ। हम तो हमारा एनवायरमेंटल इश्यूज अलग है, हमारी जो स्टेट है उसके कंसर्न अलग है। आपने हर चीज को प्राइवेट कर देंगे तो स्टेट तो फिर वो करप्शन ही कर रहा है। ये तो आप पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, हमें तो जो बाहर से आते हैं कहते हैं कि दरख्त ये लगाएं, हम वो दरख्त लगाने लग पड़ते हैं। ये जो आपको यूकलिप्टस ट्री यहाँ पे नजर आता है, ये हमारी सोच नहीं थी, बाहर से आए, वो लोन देते रहे, वो जो है कि हाँ जी जिस जगह पे वहाँ पे दूर दूर से ये खास पौधा नहीं होना चाहिए था, हमने हर सड़कों पे कर दिया। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमारे पास अपने सोचने की सलाहियत नहीं है, हमारे अपने लोग जो हैं वो नहीं ये सोच सकते। मैं इख्तलाफ करता हूँ, हमारे अपने लोग ये सोच सकते हैं, हमारे अपने लोग इस काबिल हैं कि वो सही फैसले ले सकते हैं। मामला करप्शन का आ जाता है, मामला नाअहली का आ जाता है, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपने करप्शन करनी है तो आप सोचे समझे मंसूबे के तहत नाअहल लोगों को लेके आते हैं ताकि आपको करप्शन की इजाज़त मिलती रहे। आजकल की दुनिया में स्टेट का बिजनेस करना नहीं है, दुनिया में कहीं भी ये चल नहीं रहा। आजकल स्टेट का काम है हुकूमत करना, हुक्मरानों का काम है हुक्मरानी करना, और प्राइवेट सेक्टर का काम है बिजनेस करना। ये वाली सोच जो है ये इंतहा पे चली गई, और अब जो हैं लोग वो सोच रहे हैं कि बिल्कुल खुल्लम छूट जो हमने हमारे जैसे कमज़ोर माशरों में जो हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। प्राइवेट पब्लिक मतलब पार्टनरशिप का मतलब है कि पब्लिक सेक्टर का रोल भी जो है वो होना चाहिए। एक और चीज़ जो आपने पहले कही थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो पाकिस्तान में तमाम खर्चा जात ख़त्म तो नहीं हो गए थे ना तब। हम अपने टैंकों पे कुछ पैसे खर्च कर रहे होंगे, कुछ मिसाइलों पे कर रहे होंगे, कुछ और शोबाजात पे हम कर रहे होंगे। ये हमारी तरजीह होनी चाहिए थी या नहीं कि हमें अगर डायमीर बादशाह डैम के लिए हमें अभी फाइनेंसिंग नहीं मिल रही, लेकिन हमने अब फैसला किया कि जो भी है हमने खुद करना चाहिए। डैम्स हमने बनाने चाहिए थे या नहीं, हमें और अपनी कमर कस के रिसोर्सेज वहां से डाइवर्ट करके यहाँ पे डालने चाहिए। कोई इख्तलाफ नहीं कि हमें डैम बनाने चाहिए थे, मैं इससे इख्तलाफ नहीं कर रहा हूँ कतन। मेरा कहना यह है कि आजकल की दुनिया में कोई पैसा पब्लिक सेक्टर को नहीं देता। सर, आजकल की दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी भी है जो आपको क्लीन कोल मुहैया भी करती है और दुनिया इस्तेफादा भी ले रही है। हमारे पास कोल एक बहुत बड़ा मुबालगा समझ लिए। बहुत क्लीन कोल क्लीन नहीं होता, वो काला होता है, वो पॉइजन देता है, आप उसको क्लीन किसी सूरत नहीं कह सकते। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि ये जो हमारी सलाहियत और हमारी नीयत है, ये जो पावर हमारी क्राइसिस है, इसको कम करने के लिए हुकूमत क्या अमल दरामद करती है। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कमसिन मुलाजमा पर जो तशद्दुद हुआ है और चीफ जस्टिस ने उसका पहला सोमोटो एक्शन ले लिया है। इस पर डिटेल से बात करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और बात करेंगे कमसिन मुलाजमा तैयबा पर जो पुरसोज तशद्दुद किया गया। शायद ये पहला वाक़या नहीं, मगर ये वाक़या और इस खबर की अहमियत इस हवाले से ज़्यादा हमें कि ये इंसाफ के तराजू को थामे। एक जज साहब जो गलत और सही का फ़ैसला करते हैं, उनके घर की ये कमसिन बच्ची जिसे मुलाजमा के तौर पर रखा गया था। यार साहब, ये इस तरह के वाक़यात हमारे माशरे की क्या अक्कासी करते हैं? देखें ना, ये दिलसोज ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया, वो जैसे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि वायरल हो गया, तो तब ये चीज़ सारा कुछ वो हो गई। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोस था वो हो के और दूसरे तीसरे दिन जज साहब की तरफ से कि जी हमारी वो सुलह हो गई है। वो बेचारा बाप जिसने अपनी 10 साल बच्ची को मुलाजमत में डालना, वो चाइल्ड लेबर, तो जज साहब को पता ही नहीं होगा। आपके हालात ऐसे होंगे कि आप मजबूर होके अपनी एक बेटी जो है उसको आप दे रहे हैं। सर, आज पता चल रहा है कि वो जिससे फैसला उन्होंने किया था वो उसका हकीकी बाप नहीं था,
अच्छा, लेकिन बाप को जाहिर करके वो उसने वो फरार भी हो गए शायद वालिदैन उसके, कौन जी? जो उस बच्ची के वालिदैन है वो मिल नहीं रहे क्योंकि उसको नोटिस ले लिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तो देखें आप ये कैसे चीज़ हो रही है। आप हमारे माशरे में देखें कि वो कोई जज जो हैं कोई पढ़े लिखे होंगे, लॉ डिग्री होगी, एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद में, कहीं दूर दराज राजनपुर चकवाल में नहीं, यहाँ पे। और इस तरीके से वो आप उस लड़की का चेहरा आप देखें वो क्या है। और ये चीफ जस्टिस साहब जो है उनका पहला सो मोटो नोटिस है और बहुत ही मौजू है। बड़ी अच्छी बात है कि अंदरूनी एहतसाब की तरह बहुत ही मौजू है और उसको आए और इसको तो करार वाकई जो आदमी ऐसे करे उसे फिर इंसाफ देना है बेंच पे बैठ के। वो आपका फैसला करेगा कि आप बेगुनाह हैं या आप मुजरिम हैं, आपका कत्ल का केस होगा तो वो फैसला करेगा। ये सब इतने सारे कानून ऑलरेडी मौजूद हैं। हमारा जो आइन है उसके अंदर वो आर्टिकल 25A जो कहलाती है कि ये रियासत की जिम्मेवारी है कि जितने भी बच्चे 14 साल से या 5 साल से 16 साल तक हैं उनको तालीम दिलवाना वो स्टेट की जिम्मेवारी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि स्टेट की अपनी जिम्मेवारी है, उनसे आप पावर प्लांट्स ना बनवाएं। तो सर वो पूरी कर रहे हैं, वो तालीम दे रहे हैं। वो सरकारी अस्पताल पे कल हमने बात की। नहीं, ये जज ने तो ये कानून पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, जज ने ये भी पढ़ा होगा कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1991, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन रूल्स 1995, इन सब कवानीन के तहत आप इनको इतनी कमसिन बच्ची को घर पे नहीं रख सकते हैं। अच्छा, फिर 1990 में हमने यूनाइटेड नेशंस का जो राइट ऑफ द चाइल्ड का कन्वेंशन साइन किया 1990 में। आप अंदाजा करें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लीगल रिफॉर्म्स कमेटी है जो हमारी पार्लियामेंट में, उसमें ये कानून अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपने 26 साल पहले साइन किया था, अभी तक इस्लामाबाद के अंदर बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से कोई कानून एग्जिस्ट नहीं करता है। तो देखिए वो जो है हमारे आइन के जो पहला हिस्सा है जिसमें वो कहते हैं कि जिसे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कहते हैं कि मकासद क्या है रियासत के, मेरा तो ख्याल है उनको ज़रा आराम से इतरामन निकाल के आइन से बाहर कर देना चाहिए कि रियासत का अमल दरामद उन चीज़ों पे है। वो सिर्फ बलंग बांग दावे हैं कि रियासत का काम ये है, रियासत का काम है तालीम देना, ये करना, जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करना, वो सारी वो जो सुनहरी चीज़ें हैं वो वहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन अमल यहाँ पे नहीं होता। रियासत को जो एक तरजीहात हम बार बार यहाँ पे कहते हैं जो बनानी चाहिए कि एक रियासत की बुनियादी फ़राइज़, हमारे पास हर चीज़ करने के लिए वसाइल नहीं हैं, पर जो हमारे महदूद वसाइल हैं उनमें से जो हमने चीज़ें करनी है 1, 2, 3, 4 कौन सी हैं, हम वो नहीं तयन कर पाते। वो कल परसों हम वो डिस्कस कर रहे थे, वो जो औरत अस्पताल गई थी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और फिर फर्श पे ही वो उसका दम जो है वो चला गया था। हकीकत तो हमारे माशरे में यही है। वो औरत कसूर की और ये लड़की तैयबा, ये हमारे लेकिन जज साहब ने ये काम किया। आप देखें ना, उनको तो पता है कि ये कानून में आर्टिकल 11 लिखा हुआ, उसमें लिखा है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। वो कानून ये कह रहा है, कानून आपको 25A में कह रहा है कि अब रियासत की ये जिम्मेवारी है। और जज साहब ये सब जानते बूझते हुए, एक 10 साल की बच्ची थी, जी 10 साल की बच्ची थी और सिर्फ 2 साल से उस पर तशद्दुद हो रहा था। ये आज नहीं कि अभी की है, 2 साल से उसके वालिदैन शाजिया कितने लाचार और मजबूर होंगे। सर अभी तो ये भी बात पता नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो वालिद जो है उसके वो असली बाप नहीं है। अब कहानी तो बाद में पता चलेगी। एक खातून, क्योंकि एक बच्ची बेचारी जो सामने आ गई, यूनिसेफ वाले कहते हैं कि 30 लाख पाकिस्तान में ऐसे बच्चे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं और वो किसी ना किसी किस्म की मुलाजमत और लेबर कर रहे हैं। जो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फिगर है वो 35 लाख कह रहे हैं। हमने अभी एक बच्ची की बात की। देखिए हम ऐसे करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब कहीं जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पे, एकदम ख्याल आया, कहते हैं लैंड करें, हैट पहने हुए एक वो जो होता है ईंटों का भट्ठा, वहाँ चले जाते हैं बच्चे मिलेंगे आपको और वहाँ पे उंगली उठा के कहते हैं किसी को नहीं। 1-2 दिन पुलिस भट्ठों पे छापे शुरू कर देती है मारना और उनको पकड़ के लाती। भाई आपने कोई मुतबादल दिया है? हम कहते हैं कि जी मदरसों में बहुत सारे तालिब इल्म हैं, तो आपने उसका कोई अलावा कोई निज़ाम दिया है कि आप कहें नहीं देखिए जी आपको यहाँ पे आना चाहिए। हम तो एक यकजा निज़ाम तालीम नहीं दे सके और हम 70 साल की बात कर रहे हैं। ये 30 लाख बच्चों को जब तक आप मुतबादिल कोई ये सारी रियासत की जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब। और वही बात हो गई कि आपने कहा कि ये 90 में जो ये कानून था ये अभी तक पेंडिंग पर है। ये हमने रेटिफाई किया था यूनाइटेड नेशंस का 1990 तो सर नजरिए जरूरत के तहत हुकूमत और जो जितने बैठे हुए ना यहाँ पे हुक्मरान, वो अपने लिए कानून साजी करवा लेते हैं, मिल के पास भी करवा देते हैं।
आइन में अमेंडमेंट भी हो जाती है, मगर ये 90 साल से जो हम कहें जैसे जबरी मुशक्कत या गुलामाना तशद्दुद या चाइल्ड लेबर, ये तो हमने सुनी हुई है, ये डोमेस्टिक लेबर है सर। अगर घर में किसी बच्चे पे आप 350% आपने तनख्वाह बढ़वानी है, वो तो घंटे भर में पार्लियामेंट से निकल के अब आप देखिए। और ये जो नहीं, पर ये आपने चीज़ें करनी है तो पैसे आपको फिर वहाँ डालना होगा। फिर जहाँ पे पैसे खर्च होते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, फिर वहाँ पे नहीं करने होंगे। फिर ये जो आपके रेल पेल गाड़ियों की है और ये है और फलाना, जब ये बड़ी बड़ी गाड़ियों के यहाँ शोरूम हुए तो मैं हैरान हो गया कि मर्सिडीज़ की शोरूम जो है पाकिस्तान में कैसे आ सकती है, कैडिलैक की। लेकिन हमने देखा कि जब वो पैसा आया वहाँ बाहर से 9/11 के बाद, तो ये चीज़ें हो गई, BMW, ये तो एक तरफ वो है। सर दूसरे वो प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं आप। ये मर्सिडीज़ लेने के लिए, कारें लेने के लिए जो निजी शोबे में प्राइवेट सेक्टर के लोग जा रहे हैं, ये रियासत का काम है, दोनों को अलग अलग रखिए, वो भी चलने दीजिए। अगर प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड कर सकता है कीमती गाड़ियां। सर हम जैसे कमज़ोर जो माशरा है, आपको एक कहीं फंडामेंटल रिफॉर्म्स अगर आपने करनी है, आपको तरजीहात करनी पड़ेगी। जो आपके जो सौखे लोग हैं, सौखे तबकात हैं, उनको फिर तकलीफ होगी। यहाँ पे है, मेरा कहना सिर्फ ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर की तरजीहात हैं वो हमने डिटरमिन नहीं करनी। हमने जो स्टेट की तरजीहात हैं, जो रियासत की तरजीहात हैं, वो तो उसके ऊपर तो आपने बैठ के बात कर सकते हैं। अपने लिए रख लिया है कि तालीम भी जो है प्राइवेट सेक्टर की, उससे हम इस्तेफादा लेंगे। हेल्थ केयर जो है वो अस्पताल, इख्तिलाफ कर चुका, मैं तो कह चुका हूँ वो पब्लिक गुड है, वो दोनों पब्लिक गुड्स हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की तरजीहात जो है वो डिटरमिन स्टेट ने नहीं करनी। चलें अब ये जो सिलसिला, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, अब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो सो मोटो एक्शन लिया है, अंदरूनी एहतसाब सिलसिला शुरू किया, तो यकीनन एक तैयबा नहीं, बहुत सारी तैयबा ऐसी होंगी जिनको इंसाफ मिल जाएगा। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज़ अमीर, शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।